अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज बहुत हम लोग खुशकिस्मती है कि ऐसे ऐसे हमारे बीच, आप लोगों के बीच हमारे सर आए हुए। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, नाम से एहसान सर भी मौजूद है हमारे। मेराज सर जो आईटी आईटी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, आज पूरी आईटी के बारे में कि किस तरीके से आईटी का प्रोग्राम्स होता है, कैसा करना है, क्या करना है। तो बेटा आज का जो सेक्शन है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, देखिए बेटा ये वक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वक्त को अपनी लाइफ के लिए एकदम कैप्चर कर रहे हो आप लोग। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के 5 साल 4 साल के बाद एक जनरेशन ऐसी आएगी कि हमको देख के खुशी होगी, जो एक एक पोस्ट में पहुंची होगी। और आप ही लोगों के बीच में से, आप ही लोगों को वो एक एक पोस्ट के लिए जब आप पहुंचोगे तब हमारी मेहनत जो है वो कामयाब होगी। तो मैं हमारे एहसान सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पीकर है। और हमारे स्पेशली आप लोगों के बीच हमारे यहाँ पे चंद्रकांत तांबे साहब जो सुपरवाइजर है SWM जो जीनत के, देखिए हमारे इसमें है कि सफाई आधा ईमान है। तो ये वो शख्स है हमारे चंद्रकांत सर जो जूनौत में हमारे जूनियर्स जो है सुपरवाइजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है जीनौत के, ये बहुत बड़ी पोस्ट पे। देखिए ऐसी पोस्ट जो होती है ना, ये बहुत रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है। तो वो भी हमारे बीच में मौजूद है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि धाराई की जो सफाई जो आप लोगों के यहाँ पे अतराफ में जितने भी है सब सर के अंदर आती है। और इन्होंने रमज़ान में जो पूरा सफाई का काम किया है, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो अफ्तारियों में जो कचरे निकलते हैं, ये जो धाराई का पूरा कचरा जो रहता है ना, उस पूरे सर के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी है। और दिन रात 18 घंटे काम कर करके सर ने रमज़ान में स्पेशली, इधर सोने भी नहीं आते थे, मुझे काम है कहा भी आया था कि सर आ जाइए, हम लोग को अफ्तारी का प्रोग्राम है। बोले नहीं, बोले सर बहुत काम है, बोले आपको पूरा करना है। तो मैं पहले सर को अप्रिशिएट करूंगा सर। और मैं चाहूँगा हमारे नासिर भाई जो नूर मानव सेवा के प्रेसिडेंट हैं, उनसे कि सर का सम्मान कीजिए, क्योंकि सर को भी जाना है। और भी हमारे बीच में हमारे धीरज सर आने वाले थे, जो अभी जी नॉट में सुपरवाइज़र अभी उनको पोस्ट मिली है। पहले हमारे काशी सर थे, अभी उनकी जगह पे आए हुए, तो वो कुछ कारण नहीं आ सके, नहीं तो आज वो भी आप लोगों के बीच में जो हुई है, अभी पोस्ट हुई है, तो उसका भी हम सम्मान करते थे। पहले हम चंद्रकांत सर का सम्मान करेंगे नासिर भाई के हाथों से। तो प्लीज़ 2 वर्ड मैं चाहूँगा कि सर बोले, और स्पेशली लेडीज़ लोग भी ये सब चीज़ें सुने, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जो है समझ दीजिए कि कमिश्नर लेवल के है सर। बस ये है कि हमारे बीच में आज हमको बहुत खुशी हुई कि सर मैं आप चाहूँगा। सबसे पहले नूर मानव सेवा फाउंडेशन का मैं PMC की तरफ से पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अच्छे एक उपक्रम लिया है कि यूथ लोगों को सही समय पर सही गाइडेंस देना, उनके करियर के लिए फोकस करना। साथ ही साथ यहाँ मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर एक्सपर्टीज को भी मैं BMC की तरफ से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आपके साथ बात करने का। कि बच्चों कैसे कि अभी काफ़ी दौर चल रहा है मोबाइल का, जिसमें काफ़ी बच्चे हम लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में काफ़ी बिजी रहते हैं। हम लोग काफ़ी समय से हम घर में भी बैठे तो माँ अलग, बेटा अलग, भाई अलग, तो सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तो आज का ये जो इनका इंटेंशन है कि ये जो यूथ को उनके गोल के ऊपर फोकस करना है, और फोकस करके उनको रिगार्डिंग मेहनत करना है। मानव सेवा फाउंडेशन हमेशा आपके साथ में रहेगा, आपके ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके करियर गाइडेंस के लिए हमेशा साथ में रहेगा। जिन्होंने 3 साल से यह उपक्रम चला रहा है, 3 साल से काफ़ी सारा इन्होंने इनिशिएटिव्स किया है। मैं BMC की तरफ से आपको ये रहूँगा कि आपको मेरे मुंबई महानगर पालिका तरफ से या फिर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध रहेगी, मैं हमेशा आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। उस अपॉर्चुनिटी के लिए की हासिल करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि जो आज का सेशन रखा है मानव सेवा फाउंडेशन की तरफ से, अभी बता देते हैं, क्योंकि ऐसे हर कोई यूथ के लिए नहीं रखता है। किसी को इतना समय नहीं है कि हर यूथ को बाबा तू ये फोकस में, ये मार्केट्स में अवेलेबिलिटी है, ये करियर अवेलेबल है,
आपको ये करियर के लिए इस काबिल बनना है, आपको आपके अंदर ये स्किल्स लाना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल लाना है, कम्युनिकेशन स्किल लाना है, आपको पेरेंट्स के लिए एकेडमिक नॉलेज आपका बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी होगी जब आप अपने करियर के लिए फोकस रहोगी। आप पे बाकी करियर के गाइडेंस के लिए तो काफ़ी एक्सपर्टीज बैठे हैं। मैं पूरे पीएमसी की तरफ से फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो उपक्रम मानव सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो चलाए जा रहे हैं, उस उपक्रम की इम्पोर्टेंस समझ के उसमें करियर फोकस करो और उसका एक अच्छा आउटपुट अगर ला कर देते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इस हिसाब से चल रहा है, लगातार चलता रहेगा ये ऐसा उपक्रम। इस उपक्रम में बीएमसी की भी सर, अगर बीएमसी की तरफ से भी आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, जो आगे आके कम्युनिटी की पीएमसी के काफ़ी सर्विसेज होती है जो लोगों को पता नहीं रहती है कि पीएमसी की जो कॉलोन सर्विस है, प्रॉपर्टी टैक्स की सर्विसेज, तो काफ़ी सारे सर्विसेज है। अगर वो भी चाहिए तो वो भी आपकी मानव सेवा फाउंडेशन की ओर से अवेयरनेस कैंपेन रखते हैं। साथ ही साथ मैं धारावी में कम से कम 10 से 12 घंटे उससे देता हूँ धारावी के सफाई के अभियान के लिए। मैं उस साथ पूरा करने को सफाई सेक्शन के लिए उससे एक ही गुजारिश हुआ कि मुझे मेरा धारावी साफ रखना है, लेकिन उसमें आपकी मदद चाहिए सबकी। ये पूरा अपना घर है और सब साफ रखने के लिए आपकी मदद चाहिए। कोई विषय तो बड़ा विषय हो, उसके मैं बाद में डिस्कस करूँगा। आज का जो मेन विषय है करियर काउंसलिंग का, तो मैं सभी यूथ से ये विनती करूँगा कि मौका आया है आपके पास, ये अच्छा मौका आया है, इतने एक्सपर्टीज आपके पास आए, इनका नॉलेज देके एक अच्छा आउटपुट बनाओ। आज ये तय कर लो कि हमको करियर में क्या करना है, और वो चीज़ हासिल करने के लिए इस सन से मेहनत करना है। कुछ कम पड़ेगा तो मानव सेवा फाउंडेशन है, कुछ अगर कम पड़ेगा, जैसे सर ने कहा कि 23,000 स्टेनोग्राफर के कोर्स वैकेंट है, किसको पता है? किसी को नहीं पता। सर ने इमीडिएट कहा कि इमीडिएट स्टेनोग्राफर के हम लोग यहाँ हम लोग ट्रेनिंग सेंटर चालू कर देंगे। आज ये सारी चीजें मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं, जो मार्केट में जॉब उपलब्ध है, जो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, ये सभी का फायदा लीजिए। एक फोकस करिए, अपना समय सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए। जैसे मैंने कहा कि आजकल में काफ़ी दिक्कत होती है सोशल मीडिया से समय अपने लिए निकालना। सही है गलत है? मैक्सिमम हमारे यूथ सोशल मीडिया के चक्कर में बसे हुए और अपना करियर, अपनी पढ़ाई, इंक्लूडिंग माई सन ऑल्सो, मेरा मतलब ऐसा नहीं बताऊँ, ये सभी में इफेक्ट है। तो इसके बीच में करियर, उसमें फोकस और उसमें मानव सेवा का योगदान। मैं कैसे यहाँ के सभी एक्सपर्टीज को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सच आपका ये नॉलेज से कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा, और यहाँ आप मुझे मानव सेवा ने बुलाया, इसलिए आपका धन्यवाद होता सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं फिर भी अपने धाराई के रहीवासियों से स्पेशली कहना चाहूँगा, एक तो प्रोग्राम, एक तो रैली होगी हमारे यहीं पे नासिर भाई के माध्यम से बीएमसी के साथ, बीएमसी के ऑफिसर्स रहेंगे, बीएमसी रहेगी, जो कचर गुंडी है, यहाँ पे कचरा है, क्योंकि सर ने हमको हमारे माहिम में, मैं माहिम में रहता हूँ, सर ने हमको इतना कोऑपरेट किया है कि हर जगह गाड़ी से लेके हर चीज़ें हमको प्रोवाइड की है। तो बेटा मैं ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि सर खुद आज हमारे बीच में है और खुद कह रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि सफाई में उनका साथ देना बीएमसी के, ताकि हमारे एरिया साफ रहे, क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती है और ये पूरा गढ़ माना जाता है। तो आप लोग का भी है कि एक रैली हम निकालेंगे जिसमें आप लोग सभी लोगों को आना है, और रैली से कचरे को हमको यहाँ से मुक्त करना है, जिसमें बीमारियों का काफ़ी रहता है। बीएमसी की सपोर्ट से सर पूरी चीज़ हमको प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी है, हमारी बात हो चुकी है सर से। तो आप लोग सभी यहीं के रहीवासी हो करके, इसी के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग हमें प्लीज़ मेहरबानी करके सर का बीएमसी के साथ खड़े रहे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बीएमसी की सूत्र पे दे रहा है। हाँ देखिए, पीछे की सब ये चीज़ फोटो में अरे वो मैं ले लॉन्ग में आना
Zombie는 अजून ते 0.5 का हो. शुरू हो रहा है ना जो मैं शुक्रगुजार हूँ चंद्रकांत सभ्य के वो आए और उन्होंने हमें अपना वक्त दिया. इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंस और कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो आपको हर जगह मौजूद मिलेगी. चाहे आप हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आप किसी कंपनी में काम करें, चाहे आप स्कूल में हो, कहीं भी जाओ वहाँ पे फाइनेंस और कॉमर्स की अहमियत मौजूद मिलेगी. इसी सिलसिले से आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खान सर जो HOD है कॉमर्स डिपार्टमेंट के. उन्होंने BA BCom इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स किया है, B.Ed किया है और MBA फाइनेंस कर चुके हैं. इतना ही नहीं, उनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग एंड काउंसलिंग. तो मैं इस्तकबाल करता हूँ रिजवान खान सर का कि वो फाइनेंस और कॉमर्स से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दें और हमारे बच्चों को गाइडेंस से. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पहले तो मैं शुक्रिया बोलूँगा मानव सेवा फाउंडेशन का कि मुझे इनवाइट किया इस बेहतरीन मीटिंग का, कॉन्फ्रेंस का, कि ऐसे भी मस्जिद में हो सकता है. मतलब लास्ट ईयर भी रज़वान सर की जगह से हमने कुछ अलग अलग मस्जिदों में प्रोग्राम किया. अब लग रहा है कि इसको और बड़े पैमाने भी करना पड़ेगा. मिसाला ये भी पड़ा ही है, लेकिन इसको और ज़्यादा बड़े पैमाने में और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि और भी इसके बारे में लोगों को क्लियर हो जाए. मेरा बैकग्राउंड बेसिकली फाइनेंस से ही, तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड ही चीज़ों को डिस्कस करूँ. अभी बच्चों ने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स सीख के, तो ज़्यादातर बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए. पेरेंट्स पूछते हैं अरे पढ़ना है, बच्चे पूछते हाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. और बच्चे कुछ बोलते हैं मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लेगी, मेरा दोस्त कॉमर्स ले ले, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ. फिर 11th कर लिया, 12th कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं. दोस्त ने बोला था साइंस लेना है तो साइंस ले लिया, दोस्त ने बोला था कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स ले लिया. अभी आगे क्या करना है पता नहीं है सर. तो करना कैसे है, क्या पहले से, तो दिस इज द राइट टाइम. जो 10वीं में हैं बच्चे, उनके लिए ये सही टाइम है, उनको सही डिसीजन कैसे लेना है. सबसे पहले हमें ये देखना कि हमें अपने बारे में ये पहले एनालाइज करना है, फाइंड आउट करना है कि हम किस चीज़ में बेहतर है. थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा. हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ में बेहतर है. क्या हम अगर हमें मान लो साइंस ले रहे हैं तो क्या साइंस में जो फील्ड है हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, या फिर हमें बिजनेस या तिजारत में या कुछ हमें ऐसा चीज़ें करना है, या हमें कॉर्पोरेट में जाना है, या हमें कोई जॉब करना है, इस तरीके से हमें कुछ करना है. तो फिर हमें क्या लेना चाहिए, इस तरीके से हमें पहले एनालाइज करना है. ये 10th के बच्चे हैं. अगर 12th मान लीजिए, 12th कितने लोगों ने 12th दिया है, कॉमर्स, साइंस. तो जो बच्चों ने कॉमर्स से दिया है तो उनके पास भी अभी एक सोचना है कि उन्हें कॉमर्स में आगे क्या करना. उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं. जैसे एक तो नॉर्मल ट्रेडिशंस कोर्सेस होता है उनका बीकॉम के जरिए से. एक तो प्लेन बीकॉम का ट्रेडिशंस कोर्स है मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसके जरिए से. फिर एक नया से सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस है, उसमें हम लोग कर सकते हैं. सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस में BMS, BBI, BFM, BSc इन फाइनेंस, ये कुछ कोर्सेस है ना. ये एक बेसिक और ट्रेडिशनल और बैचलर डिग्रीज होती है. इसके करने से कुछ ज़्यादा आपके अंदर बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. लेकिन इसके बाद हमें और कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज अगर हमको लेते हैं तो उसके बाद आपके पास रास्ते ज़्यादा खुल जाते. अगर आप BCom करने के बाद MBA करते, CA करना है, CFA करना है, CMA करना है, ये सारे कोर्सेज करना है, तो इसके लिए रास्ते अलग अलग इसमें
ओपन हो जाती है। किस तरीके से हम लोग कर सकें। बीएससी फाइनेंस बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो बीएससी फाइनेंस मतलब अभी बीएससी में छोटे छोटे कोर्सेज हैं फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट, अभी सबको ऑनलाइन हो गया तो सबको लगता है अरे शेयर मार्केट कैसे चलता है क्या पता, मतलब बेसिक जानकारी बहुत कम लोगों को है। अभी इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिनकी सैलरीज मोर देन 40,000 है। एक साल का कोर्स होता है, 40 to 50,000 उनके चार्जेस हैं और सैलरी पैकेज मिनिमम 40,000 होता है। और उनके जो कोर्सेस है 12 के बाद प्रिपरेशन करना होता है, उसके बेसिक उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और उसमें कर सकते। ये तो बेसिक कोर्सेस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई कॉमर्स लेता है तो कॉमर्स के साथ साथ उसे एक ऐसा फाइनेंस सिस्टम बनाना चाहिए खुद से कि वो लोगों को फाइनेंस और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप बनने से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप खुद एम्प्लॉयड हो जाएंगे, दूसरा आप अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को, अपने एतराफ़ के लोगों को खुद आप जॉब देने के लिए कैपेबल होगा। तो ये अब एंटरप्रेन्योर्स देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स करने के लिए क्या है सर, बहुत सारे तरीके हैं। बीकॉम करके सेल्फ फाइनेंस करके हम लोग उसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद एमबीए अलग अलग स्पेशलिस्ट में जा सकते हैं। फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, उस तरीके से जा सकते हैं ना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। बिजनेस के आइडियाज़, कैसे कौन सा बिजनेस ओपन किया जा सकता है, ये छोटी सी चीज़ें हैं। अभी ये जो कंपनी है ये अनाया, ये क्या करती है, किसी को पता है क्या करती है? नहीं, ये बॉटल बनाती है। पानी तो फ्री में है ना, ये तो बॉटल बनाती है, बॉटल में से पानी भर के दे रखे। उसने कुछ नया नहीं किया, उसने क्या किया, बॉटल पे एक अलग से शेप डिज़ाइन किए के पानी दे रहे हैं। पानी नहीं बनाते, पानी बनाते क्या कोई कंपनी, वो बॉटल बना के और बॉटल हमें बेच रही। तो हमें ये डिफरेंसेस समझना है, आइडिया समझना है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को। तो ये एंटरप्रेन्योर्स की जब स्टडीज़ की जाती है, बिजनेस में स्पेशलाइज स्टडीज़ की जाती है, प्रोफेशनल जब चीज़ें की जाती है, तो उसमें ये बनाया जाता है कि किस टाइप से कैसे चीज़ें होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूँगा। 2005 के पहले ये ओला उबर ये जो कॉन्सेप्ट है शायद नहीं था, किसी को पता है इस 2005 के पहले? तो हमारे बड़े बहने उनको तो पता है, मतलब बच्चे तो 2005-60 बहुत है। नहीं था स्विगी, जोमेटो, ये नया कॉन्सेप्ट किसी ने आइडिया जनरेट किया, किसी ने आइडिया सोचा कि बहुत सारे लोग हैं टैक्सी के लिए हाथ दिखाते, ऑटो पे के हाथ दिखाते, लेकिन नहीं आते, बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को इमरजेंसी कहीं पहुंचना है, अर्जेंट है, दवाई करना है, बहुत सारे मसले। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, जा नहीं सकता ज़्यादा दूर चल के, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उस तक गाड़ी पहुंच सकती है? तो उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। चेन्नई में उन्होंने 5 कार से स्टार्ट किया, फिर दिल्ली में, नाउ ऑल ओवर द इंडिया। 2014-15 में एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर उनको अवार्ड। नाउ वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, वो क्या हमें बेच रहे हैं? हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें सिर्फ सर्विसेज दे रहे। और किस पे काम कर रहे हैं? वो सिर्फ जीपीआरएस में काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ किसकी हैं? जो ड्राइवर चला रहे या अदर कंपनीज हैं। तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमें ऐसे आइडिया में काम करना है और ऐसे तालीम हासिल। हमें सिर्फ बीकॉम करके किसी कंपनी में काम करके 20,000 25,000 की जॉब करके उससे कुछ हासिल तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है घर के एक्सपेंसेस, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाए। लेकिन सही मायने में अगर ये जो कॉन्सेंस सीधा आ रही है, इसका मकसद भी यही होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ आ रहे लोग, इनको इसके बारे में अवेयर करना है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप, हमें ऐसे बिजनेसमैन ऐसा कुछ बनना है जिससे हम अपने आप को और हमारे लोग, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग, उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाए, फाइनेंशियली कैसे साउंड किया जाए, इसके बारे में हमें प्लान करना पड़े। और उसके बारे में प्लान करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी से, जैसे 10th दिया है तो 10th के बाद 12th के बाद फिर बीकॉम लेना है, बीएमएस लेना, कैप लेना है, फिर उसके बाद ये कर सो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करने दो।
तो ये बेसिक फाउंडेशन है। अभी इसके बारे में और सारी चीज़ हो सकती, लेकिन टाइम की थोड़ा किल्लत है, 15 मिनट दिया गया है, तो मैं अपनी बात ये पे थोड़ा सा ख़त्म करूँगा। फिर भी अगर इसके बारे में डिटेल्स किसी को डिस्कस करना होगा तो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, सर यहाँ के सब रहेंगे, हमारा नंबर्स रहेगा, पर्सनली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सर। और एंटरप्रेन्योरशिप के एक और इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मिनहाज शेख सर। He is the founder and CEO at Phrase Campus, which is India's first education super app. He is the winner of the award Leader of Change awarded by the Ministry of Education. Minhaj sir ne Chief Coordinator and Operations Head at Akasa Technology, and he was the Alliance Manager and Chief Coordinator at StepApp.ai. He has carried out leadership roles at college and school level. He says he is an educator at heart since 2012 and an entrepreneur by choice. So please welcome Mr. Minhaj Sheikh sir. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यहाँ जितने मेरे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और मेरी बहनें मौजूद है ऊपर, सारे मानव सेवा फाउंडेशन प्रेसिडेंट, उनके वॉलंटियर सारे जो है, तो सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है, ये सेशन मैं अपने वक्त में मिस करूँगा। मतलब जब मैंने 10th स्टैंडर्ड दिया था तो मेरे इलाके में मैं टॉपर था। मतलब वहाँ पर पहली बात तो मेरे गली में शायद 10th क्लियर के ये पहली बार हुआ। तो मैं भी यहीं पे लेबर कैंप, आप लोग को पता होगा है, ये धारावी है, धारावी के बाजू में पड़ोसी हमारे लेबर क्या, तो वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। तो वहाँ पे 82% आया था मुझे, ठीक है। मुझे लगा था कि कम है, क्योंकि मैंने जो तैयारी की थी वो 90+ की थी, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, तो 82% मेरे 10th के स्कोर थे। और मेरे घर पे, मेरे मोहल्ले में सब, मतलब मैं बाहर जब आया तो मैंने रिज़ल्ट बाद में चेक किया था, मेरा रिज़ल्ट पहले ही चेक कर लेता और एक बोर्ड लगा दिए थे, मिनाज 82% था। एक अलग ही खुशियाँ थी उस पूरे जगह पे, और मैं एकदम शॉक था, क्योंकि मैं तो अंदर से, वो होता है ना स्कॉलर वाला, कि जिसको ज़्यादा आ गया वो सोचता और ज़्यादा आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले से एक गेम था कि 90+ लाना है। तो 82 आया तो खुश नहीं था अंदर से। बाद में ज़रा चलो माशाल्लाह, अल्लाह ने जो भी दिया है काफ़ी अच्छा है। बट 10th के बाद क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी के लिए होता है। तो मैं बाद में ये सोचने लगा कि मेरे स्कूल वालों को ये गाइड करना चाहिए था पहला, क्योंकि हम उस स्कूल में बचपन से पढ़ के 10th तक पास होके एग्ज़ाम दे रहे, तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी है कि वो हमें बताए कि अब आगे क्या करना है। करेक्ट। चलो उन्हें नहीं पता है तो आस पड़ोस में कोई होगा, क्लास जाते थे, ट्यूशन जाते थे, उन्हें पता होगा, कोई तो एक होना चाहिए जो बताए, बट ऐसा कोई नहीं कर, ठीक है। तो ये सबसे पहले जब इन्विटेशन आया कि करियर गाइडेंस देना है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही, मतलब एक डीप थॉट है कि ये तो बिल्कुल होना चाहिए हर बच्चे के। करियर गाइडेंस सेशन से बहुत से लोग, मतलब आपको कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्ट्रीम के बारे में बताएं। मुझसे पहले माफ़ी चाहूँगा, मैंने थोड़ा लेट आया था तो उनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बताया, गवर्नमेंट के अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया, है ना। अब हमारा दिमाग क्या होता है ना, सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। करेक्ट। जैसा अभी अगर मैं पूछूँ उन्होंने कितने सारे कोर्स बताए, शायद कुछ हमें याद होगा, कुछ हमें याद नहीं होगा। ये हमारा इंसानी जो दिमाग है वो इसी तरीके से काम करता है। तो जो चीज़ों को हम एकदम फोकस से देखते हैं वो हमें याद रहता है, और जिसको नहीं देखते वो याद नहीं रहता। इसीलिए कभी कभार होता है कि मूवी हमें याद रहती है, फिल्में हम देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो हमें याद रहता है, उसकी कहानी हम बता सकते हैं, बट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो शायद याद नहीं हो पाता है। उसके 2 कारण हो सकते हैं, पहला कि हम पढ़ते वक्त हमारा शायद ध्यान नहीं का, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि हमें समझ ही नहीं आया, लैंग्वेज जो है इंग्लिश में लिखी है तो हमें पता ही नहीं चला कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हमें समझ ही नहीं आया। करेक्ट। तो ये सेशन के आखिर में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तुम्हें एक चीज़ वो बता दूं जिससे तुम अपने करियर को चूज़ करने में एक डिसीजन ले सक, ठीक है। अब करियर चूज़ किया कैसे ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, मैं 10th स्टैंडर्ड में 82 से स्टार्ट हुआ, बाद में मास्टर्स किया मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करना होता है, 10th के बाद हमें +2 12 करना होगा। 12th के बाद हम साइंस से BSc IT, BSc CS, BCA, ये 3 फील्ड में से कोई एक फील्ड चूज़ करते हैं।
अब उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब जब गाइडेंस मिली नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे होगी? तो कुछ चीज़ें होती है जो हालात आपको करा देती है, अपने आप होता रहेगा, मतलब वक्त गुजरता जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ एक गाइडेंस आएगा और आप करते जाओगे। तो मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन 10th के बाद करना ये मुझे नहीं पता, ये वक्त के साथ साथ पता चलता गया। एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता था कंप्यूटर्स में, क्योंकि स्कूल टाइम से कंप्यूटर्स जो है, मैं कंप्यूटर्स हम लोग के स्कूल में सब्जेक्ट का मुझे काफ़ी पसंद। तो इंजीनियरिंग करना चाहिए। आपका इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होती है, कौन सी एग्ज़ाम होती है? JEE, हाँ, और एक और होती है CET होती है एक। उसके अलावा भी कॉलेजेस के अपने अपने एग्ज़ाम भी है, जैसे बिट सैट है जो बिट्स पिलानी वगैरह के लिए भी होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लिस्ट है बहुत सारे एग्ज़ाम के। जो सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम्स है वो है CET, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होती है। महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर हमें एडमिशन लेना हो तो हमें CET का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है पहला। इसके अलावा अगर हम JEE देते हैं तो JEE 2 रीज़न से दिया जाता है, एक JEE मेंस, दूसरा JEE एडवांस। एडवांस के लिए वो बच्चे तैयारी करते हैं जिनको IIT में एडमिशन चाहिए। IIT जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे इंडिया में कुछ कॉलेजेस है जिसको, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट की संस्थाएं, और यहाँ से बेहतरीन बच्चे निकले। मतलब बताया गया है कि IIT अगर मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग फील्ड में देखा जाए तो जो लोग हैं वो IIT से निकले हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कॉलेजेस से नहीं निकले। जैसे पेटीएम का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पेटीएम सुना है? गूगल पे आजकल आ गया है, फ़ोन पे आ गया, बट फाइनेंस का, डिजिटल फाइनेंस का जो सबसे पहला जो ये था ऑर्गेनाइजेशन वो था पेटीएम। पेटीएम के जो फाउंडर है, जिन्होंने पेटीएम स्टार्ट किया, विजय शेखर शर्मा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। वो IIT के नहीं है, बट आज उन्होंने पेटीएम जो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दी, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कॉलेज से निकला हुआ बच्चा ही कुछ बड़ा करता है, बड़ा तो कोई भी करता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम जहाँ पे खड़े वो है, ये जो धारावी है। अगर तुम कभी धारावी की गलियों में तो घूमते ही हो, पर जो यहाँ पले बड़े वो ये नहीं जानते कि ये जगह मतलब कितनी वैल्यूएबल है। पहली बात तो पूरे मुंबई की जो फाइनेंस है, कलेक्शन होता है ना पैसों का, कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर धारावी है। मोर देन 35% फाइनेंस कंट्रीब्यूशन धारावी से होता है आपके लिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। 35% मतलब पूरे मुंबई की अगर समझो आमदनी 100 रुपये, उसमें से 35 रुपये सिर्फ कहाँ से आता है? धारावी से। और धारावी में जितने लोगों ने कारखाना चलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे है आसपास, वो सारे क्या है? कहीं ना कहीं से लोग आए, एक किसी काम को, एक हुनर को सीखा और उससे कुछ एक कारखाना या कुछ बड़ा सेटअप किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कारखाना कैसे बनाना है वो सीखने नहीं है, ठीक है। हमें ये देखा है कि हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे। टेक जो है, आज टेक के बारे में नौजवानों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। AI आ गया, AI के बारे में पता होगा तुम लोग को, है ना। AI वगैरह आज से कई साल पहले इतना पॉपुलर नहीं था, चालू काफ़ी सालों से जो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं उन्हें पता है, मगर आम जनता के लिए अभी अभी पॉपुलर हुआ है। क्योंकि लोग देख रहे हैं हम AI में जाके अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो इतने अच्छे से वो जवाब दे रहा है कि जो इंसान भी नहीं दे सकता, और इसीलिए वो इतना पॉपुलर है। किसी कोई भी सवाल कभी, जैसे ChatGPT एक AI टूल है, तो किसी ने अगर यूज़ किया है तो उसमें जाके कोई सवाल पूछो, सिर्फ ये भी पूछ लो कि 10th के बाद क्या करना है, तो वो तुम्हें वो भी लिस्ट बता देंगे। कितने सारे कोर्सेज हैं जो 10th के बाद किए जा सकते हैं, वो लिस्ट भी तुम्हें बता देंगे। और वो कहाँ से आ रहा है? वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही यूज़ करके टेक्नोलॉजी उसे और बेहतर वे में तुम्हारे सामने रखती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी, AI, ये सारे जो फील्ड, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं मतलब बिना गाइडेंस के फिर भी एक के बाद एक पार करते गए, और मैं तो उस फील्ड में हूँ जो फील्ड पूरे वर्ल्ड का टॉप फील्ड माना जाता है, टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में टॉप फील्ड, मतलब एक करियर चॉइस के लिए मानी जाती है, ठीक है। अब 12th स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग, मैं वहाँ पर आया था कि इंजीनियरिंग करनी है, JEE और CET होता है। मुझे ये नहीं पता था कि JEE और CET होता है। अगर पता होता तो शायद इंजीनियरिंग फील्ड में हम चले जाते, ठीक है। बट इसका बेनिफिट है, देखो इंजीनियरिंग जो है उसके अलावा भी तुम इंजीनियर बन सकते हो। ये कैसे पता चलता? तो जब 12th स्टैंडर्ड हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गए और वहाँ पे पूछा कि CET या JEE का कुछ रिजल्ट है, तो मैंने कहा नहीं वो तो नहीं है। तो कहा कि नहीं फिर नहीं आ सकते हो, फिर मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन तो नहीं गिरा। तो जाके फिर अपने कॉलेज में पूरी इंक्वायरी की सब पता किया तो मालूम पड़ा कि अगर कंप्यूटर्स में ही आगे कुछ करना है तो उसके अलावा और फील्ड निकलती है, जो कौन सी है? BSc IT, BSc CS और BCA। अब इससे एक फ़ायदा है, इंजीनियरिंग के जो फीस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
कॉलेजेस के साल के जो है वो 80,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसी फीस होती है। पर ये जो कोर्सेस है BSc IT, BSc CS, इसकी फ़ीस काफ़ी कम है। 20,000 से लेकर 30,000 का साल का फीस होता है इसका, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में क्या हो गया, फीस क्या हो गई, काफ़ी कम। अब काम क्या करेंगे फिर? तो मैं ये जो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन बताए गए, acadza.com, StepApp.ai, ये सारे एजुकेशन टेक कंपनीज से, और यहाँ पे हम बैठकर IITians के साथ काम कर रहे हैं। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठ के और जो कलीग्स काम कर रहे हैं, हम दोनों कहाँ से पढ़ते रहे? मैं पढ़ता रहा BSc IT MCA, मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो पढ़ने रहा है कि BE या BTech किया है CS में, बट हम काम क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, मतलब काम में फ़र्क नहीं है। तो ये मालूमात हमें रहती नहीं है। हम इंजीनियरिंग के पीछे, अगर जिसको इंजीनियर बनना है, हम सोचते रहे यही एक रास्ता है, पर ऐसा नहीं है। वो रास्ता महंगा भी है, उसमें काफ़ी पैसे जाएंगे। पर ये वाला BSc IT, CS, BCA, ये क्या है? एक तो इसमें फ़ीस कम है, दूसरी बात इसमें इंजीनियरिंग की तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये एक रास्ता है। तो शायद वो होता है ना कि फ़ायदा ही हुआ, नहीं मालूम था तो क्या हुआ, मगर एक फ़ायदा ही हुआ। तो लाइफ में ऑप्टिमिज़म होना बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक सोच होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि हम हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना कैसे सीख सकते हैं। जैसे हम में तो मतलब अगर देखा है तो हम तो हमेशा ही कहते हैं ना, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। इसका मतलब क्या है कि तुम चाहे लाइफ में जो भी परेशानी है या जो भी प्रॉब्लम है, तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। ये नहीं कि ऐसे बैठे हाथ पे हाथ रखे कि निकल जाएंगे नहीं, निकल सकता हो। तो कोशिश तो हमें ही करनी होती है, तभी जाके हम वहाँ पे निकल सकते हैं। करेक्ट। अब जर्नी को आगे लेके आता हूँ मैं। अब मान लो तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, अब तुम्हारे, मैं अपनी बातें कर ली, मैं तुम्हारे बारे में। अब तुम 10th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो या किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो, मगर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। उसी के लिए ये सेशन रखा गया कि करियर कैसे चूज कर ली। तो करियर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और तुम ये देखना कि हम चाहे कोई भी काम उठा ले, वो इन चारों में से ही किसी एक में आता है, ठीक है। तो 4 पार्ट में से एक पार्ट होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड काम। गवर्नमेंट के अंदर IPS IAS ऑफिसर भी आ जाते हैं, वहाँ पे क्लर्क भी आते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, प्यून्स भी आते हैं, इवन सिक्योरिटी गार्ड भी आता है। मतलब बड़े से लेके छोटे लेवल तक हर एक काम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर किए जाते हैं। तो एक कैटेगरी हो गई गवर्नमेंट का, कि हमें, हमारे मन में ये है कि हम गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी रीजन की वजह से। तो एक तो वो काम हो गया। दूसरा हो गया प्राइवेट कंपनी के काम। प्राइवेट में क्या हो गया, बड़े लेवल पे MNCs जो काम करती, जैसे एक्सेंचर है, विप्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है, और उन कंपनीज से अंदर भी काम होता है। तो ये प्राइवेट जॉब्स हो गए। इससे लिए क्या होता है कि जो भी कॉलेजेस से हम पढ़े, जो भी डिग्री किए, उससे रिलेटेड कुछ काम होता है, इनके वैकेंसीज निकलते हैं जहाँ पे हम जाके अप्लाई कर सकते। तो ये प्राइवेट काम होगा। तीसरा जो है को है SME या MSME, जो कि ये भी प्राइवेट काम ही है, मगर ये छोटे लेवल पर हो रही है। ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम नहीं होती। तो जितने भी हम आसपास दुकानें देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, या कुछ ऐसा काम देखते हैं, अभी रिजवान सर ने एक एग्जाम्पल दे, ये बॉटल का, ये सब MSME SME के अंदर आ जाता है। ये भी एक काम है, ठीक है। चौथा काम होता है जो होता है कि हम अपने हॉबी या अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई है जिसको गाना गाना पसंद है, ऑथर बनना पसंद है, बुक लिखना पसंद है, एनिमेशंस पसंद है, कुछ भी जिसमें तुम्हारी मतलब एक दिलचस्पी, एक पैशन होना ज़रूरी है। किसी को भी उठा के हम बोल नहीं सकते कि तुम गाना गाओ, है ना। उसके लिए हमारे अंदर एक नेचुरल स्किल होना ज़रूरी है, तभी जाके हम सिंगिंग कर सकते हैं। या हम किसी को भी उठा के नहीं बोल सकते कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या है कि लोगों को एक रास्ता दिखाना है, वो भी हर कोई नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमारे अंदर है, और ये हमें कुदरती तौर पे मिली हुई है। हर किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होता है। कोई एक ऐसा चीज़ होगा जो तुम बहुत ही अच्छे से कर ले से, कुछ चीज़ें जो सब ज़्यादातर बहुत अच्छे से कर ले। जैसे अगर हमें आराम करने कहा जाए, 10th 11th ट्वेल्थ के हम बच्चे हैं, और हमें कहा गया है कि आराम करो, मोबाइल लो, गेम खेलो, सोशल मीडिया के ऊपर भी ऑफिसर जो आए थे उन्होंने बताया, तो हमें उसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो हम सब कर सकते हैं। हर कोई वो काम आसानी से कर सकता है। बट क्या वो काम हमें कहीं लेकर जा रहा है, ये पहला सवाल, कि क्या मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, और क्या आज जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे उस मुकाम तक पहुँचा सकती है। तो क्या मैं बैठे बैठे गेम खेलूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँ? नहीं। बट मान लो कोई ऐसा है जिसने गेम बनाते कैसे वो सीखा और गेम डेवलपर बन गए,
तो वो जो है गेमिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। और सिर्फ गेमिंग का मतलब ये नहीं जो हम अपने एन्जॉयमेंट के लिए गेम खेलते हैं, कॉरपोरेट के अंदर ट्रेनिंग के लिए भी गेम्स का यूज़ होता है। ये आपको पता है? जैसे कुछ कॉरपोरेट है जिनमें मान लो 5,000 10,000 लोग काम कर रहे हो, उनका साल में एक एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए। अब कोई एक इंसान बाहर से आके 5,000 10,000 लोगों को नहीं सिखा सकता एक जगह पे, तो इसीलिए उनकी गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू वो जो एम्प्लॉयज़ है वो गेमिफिकेशन वे में नई ट्रेनिंग्स लेते, नई सर्टिफिकेशंस लेते कंपनी के अंदर। तो ये भी गेम डेवलपर्स है जो डेवलप करते हैं, करेक्ट। अब करियर फिर चूज़ कैसे करें? ये 4 कैटेगरी है। तुम्हें क्या पहले चूज़ करना है? पहले तो तुम्हें ये देखना है कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ और मैं जो सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्या उसकी मुझे मालूमात है। मेरे पहले आए हुए सर ने ऑलरेडी तुम्हें ये बताया एक्सपोजर के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस का मतलब क्या? एक तो समझो ये जैसे सेशन है तुम्हें कुछ बता दिया जाए। दूसरी बात है आजकल अवेयरनेस तुम्हारे साथ घूम रही है, तुम्हारे जेब में मोबाइल फ़ोन सभी के पास है। अगर तुम सच्चे दिल से चाह रहे हो कि मैं एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना चाहता हूँ तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें बोल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपना थोड़ा सा मेहनत जो कि सोशल मीडिया गेम से टाइम हमें हटाकर ये मेहनत करनी होगी कि क्या मैं बनना चाहता हूँ और उसके रास्ते क्या है। या दूसरा ऑप्शन क्या है? मोबाइल फ़ोन से सिर्फ सर्च ही नहीं किया जाता, कॉन्टैक्ट भी किया जाता है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ले लो, या तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदारों में दोस्तों में कोई होगा जिनके घर में कोई कुछ काम कर चुके हैं जो तुम सोच रहे हो मुझे करना है, उनसे बात करो। जो किसी मुकाम पे पहुँचे वो अपने बारे में बताने में रोक नहीं करते, वो बताएंगे अगर तुम उनसे पूछोगे तब। स्टीव जॉब्स एक इंसान थे, शख्सियत थे, कोई जानता है स्टीव जॉब्स के बारे में? एप्पल के फाउंडर थे। एप्पल आईफोन जो आज बच्चों में भी बहुत पॉपुलर है, मैंने देखा है कि मोबाइल से तो आईफोन काफ़ी पॉपुलर है, वजह किसी को नहीं पता है बट एक स्टेटस। तो उसके जो फाउंडर थे वो स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स इज़ अ ड्रॉप आउट, उन्होंने 12वीं के बाद ड्रॉप लिया, वो कोई ग्रेजुएट भी नहीं है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, पूरे वर्ल्ड की सबसे मतलब वैल्यूएबल कंपनी थी। उसकी जो रेवेन्यू, जो कैश रिजर्व है, जो पैसे बैंक में रखे, उस पैसों से कई देश खरीदे जा सकते। तो इतनी बड़ी कंपनी का तो फाउंडर है वो ग्रेजुएट भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखो ग्रेजुएशन एक डिग्री होती है। हम कॉलेज जाते, पढ़ते, एग्ज़ाम लिखते, एग्ज़ाम के आखिर में हमें एक रिपोर्ट कार्ड, एक डिग्री दी जाती, वो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई भी एक बीटेक, इंजीनियरिंग जो भी हम कर रहे। तो कुछ फील्ड तो ऐसे जहाँ पे ये डिग्री के बिना काम ही नहीं होगा। जैसे किसी डॉक्टर के पास तुम जाओगे और वो बोले यार मुझे बहुत पसंद है इंसानों का इलाज करना और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने बचपन से खुद से सीखा है, तो हम तुरंत वहाँ से वापस निकल जाएंगे कि भाई इसके पास इलाज नहीं करवा सकते। मगर कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे डिग्री के बिना भी की जा सकती है, और वो जैसे ये स्टीव जॉब्स का मैंने एग्जाम्पल देता। तो ये डिपेंड करता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो डिग्री चाहिए ही चाहिए। अगर मैं लॉयर बनना चाहता हूँ डिग्री चाहिए ही चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर, IAS IPS, किसी PMC के ऑफिसर जैसे अभी आए थे, इसके लिए एग्ज़ाम्स हमें लिखना ही होगा, हम डायरेक्ट नहीं बन सकते। तो अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अपने मन से कर रहे हैं, जैसे एप्पल फ़ोन, आईफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब नई चीज़ें थी, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को स्टडी करके खुद से बनाए, तो उसमें डिग्री नहीं चाहिए थी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा, वो कहते हैं पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है। बिल गेट्स का भी एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, कि उसकी कोई डिग्री नहीं थी। फेसबुक का फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, उसकी कोई डिग्री नहीं थी। तो आजकल बच्चों में ये बात भी बहुत है कि डिग्री का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इन लोगों ने किया है। बट ये एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम है, रेयर है। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कोई तुम्हें मिलेगा जो डिग्री नहीं किया और जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं? रेयर, बहुत ही कम। तो इनसे हमें ये सीखना है कि बिना डिग्री के भी मेहनत करके कुछ बड़ा किया जा सकता है। बट बिना डिग्री के बिना ऐसा नहीं कि हमारा चल जाए। तो पहले तो मेहनत करनी है। इनके पीछे की स्टोरी लोगों ने नहीं पढ़ी, मैंने इनके बुक्स पढ़े। मैं बोला रहे ऐसे कैसे यार, हमने पढ़ लिया इतना सब कुछ, ये बिना पढ़े कर लिए। तो जब मैंने इनके बुक्स पढ़े, इनके लाइफ के बारे में स्टडी की, तो पता चला कि ये बात झूठी है। डिग्री भले से उनके हाथ में नहीं की, बट वो जितने बुक्स पढ़े वो डिग्री हासिल किया हुआ पर्सन भी नहीं पढ़ा। उन लोगों ने लिखा है कि साल में 50 किताबें पढ़ते थे, तो 50 बुक्स। अगर हम कोई डिग्री या कोई कोर्स करते हैं तो हम साल भर में 50 बुक नहीं पढ़ते, है ना। एक सेमेस्टर में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सेमेस्टर है,
10 से 12 बुक को भी हम पूरा नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के भी बच्चे एग्ज़ाम लिख, ऐसे भी है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं। तो उसमें हम सीख नहीं रहे। उनकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजी में थी, वो दिन रात टेक्नोलॉजी को स्टडी करते थे और इसीलिए उन्होंने उस फील्ड में बहुत ही बड़ा कुछ काम किया जो आज इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर। तो करियर चूज करने के लिए पहली चीज़ तो यही है कि तुम पहले अपने यहाँ से क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। और अगर वो क्लैरिटी नहीं है, मान लो 10वीं के बाद क्लैरिटी नहीं है, मुझे भी नहीं की, मुझे नहीं पता ना, बट एक चीज़ तो है, वो हर जगह सबके सारे फील्ड में वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ईमानदारी से मेहनत करना। चाहे हम किसी भी फील्ड को चूज़ करें, अगर हमने उस फील्ड में एफर्ट नहीं लगाया तो वैसे भी कुछ नहीं होना। तो पहली चीज़ तो क्या है कि हम ईमानदारी से क्या करें, एफर्ट लगाएं। मान लो 10वीं के बाद मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना है, तो 10वीं के बाद ऑप्शन कितने होते हैं? 4 है। साइंस के अंदर PCM है, PCB है। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर मुझे इंजीनियरिंग करना हो, आर्किटेक्चर करना हो, टेक्नोलॉजी में जाना हो तो मैं PCM पढ़ सकता हूँ। अगर मुझे मेडिसिन में जाना हो, फार्मेसी में जाना हो, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो PCB है। पैथो लैब ओपन करना है, फार्मेसी ओपन करनी है, मेडिसिन डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में बहुत सारे कैटेगरी है, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज है, तो PCB है। कुछ बच्चे जो इसमें भी कंफ्यूज रहते तो PCM भी करते, वो भी है। मतलब क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों कर लेते, बोलते 12वीं के बाद देखेंगे क्या करना है। तो अगर मान लो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा साइंस 10th स्टैंडर्ड का अच्छा था, 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट में जो साइंस पढ़ाया जाता था वो मुझे अच्छा लगता और मैं इसमें और आगे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे करियर नहीं पता है, कोई बात नहीं, तुम साइंस ले लो, PCM PCB में से कोई एक लो, या अगर नहीं समझ रहा PCM भी ले लो। बट अच्छा होगा अगर तुम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करो और फिर उसके आगे की पढ़ाई करो। जिनको ऐसा है कि नहीं मुझे साइंस नहीं करना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, मैथ्स के डर से कॉमर्स लेते, बोलते मैथ्स नहीं चाहिए या फिर साइंस बहुत टफ होगा और कॉमर्स ले लेते। कॉमर्स इसलिए नहीं लेना है कि तुम ये सोच रहे हो कॉमर्स ईजी है, नहीं, कॉमर्स में भी बुक कीपिंग है ना, अकाउंटेंसी जो है, उसके अलावा और भी OC है। ये सारे जो स्टडीज़ है ये ईजी नहीं है, इसके अंदर भी तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉमर्स उन्हें लेना है जो 2 में से एक फील्ड आगे जाके चूज़ करना चाहते हैं। पहले तो वो फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, HR, इन सारे में से किसी एक फील्ड में कंपनी में काम करना चाहते हो, या दूसरा है जो आगे जाके बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या तो खुद का बिजनेस करने वाले हो या किसी बिजनेस में काम करने वाले हो, उनके लिए कॉमर्स बहुत ही अच्छा फील्ड है। अगर ये तुम्हारा चॉइस नहीं है तो फिर कॉमर्स मत लो। ये मत सोच के लो कि आसान होगा, आसान कुछ नहीं है। चाहे तुम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी पढ़ो, मेहनत तो तीनों में करनी है। हो आसान ऐसा है ही नहीं, ये गलत सोच। अब इसके अलावा आर्ट्स जो स्ट्रीम होता है, आर्ट्स में क्या होता है, सबको लगता है आर्ट्स वो लेते हैं जिनको मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना हो, जिनको आसानी से करा रही है, बहुत ही गलत सोच है। आर्ट्स जो है, बड़े से बड़े IAS IPS ऑफिसर, बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आर्ट्स पढ़ के भी वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आर्ट्स की जो पढ़ाई है वो क्या है, ह्यूमैनिटीज़, इंसानों से रिलेटेड। साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे, वो सारी स्टडी करें। तो अगर आगे जाके तुम्हारा ये सोच है कि तुम लॉ पढ़ना चाहते हो, लॉ जैसे LLB होता है ना, लॉ पढ़ना चाहते हो, या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, मीडिया में जाना चाहते हो, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट होता है ना, या मीडिया में कोई फील्ड, कोई पर्टिकुलर जर्नलिस्ट है, या उसी से रिलेटेड जर्नलिज्म के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, ऑथर होते हैं, राइटर्स होते हैं। तो इनमें से अगर किसी फील्ड में हमें जाना है, या NGO, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट में काम करते हैं, या गवर्नमेंट UPSC MPSC या SSC, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, उसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स जो है वो एक सही फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो तुम्हें इन एग्जाम्स के बेस के लिए काम आए। या लॉ करना चाहते हो तो वहाँ पे तुम्हें ये काम आए। तो ये मतलब परसेंटेज के हिसाब से हमें ये नहीं सेलेक्ट करना है कि मुझे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेना है। तुम्हें करियर क्या आगे जाके लोगे उसके हिसाब से डिपेंड है। 50% लेके भी तुम साइंस ले सकते हो, मगर 50% लेके साइंस तब लेना है जब तुम एक्चुअली दिल से साइंस पढ़ना चाहते हो तब, नहीं तो लेके तुम फंस जाओगे। साइंस टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो है उतने आसान नहीं है। अब ये तीनों के अलावा फिर कॉन्सेप्ट फिर आता है वोकेशनल, डिप्लोमा, ITI वगैरह आते हैं। ये प्रैक्टिकल स्टडीज़ है। मतलब कैसा है, वोकेशनल जो स्टडीज़ है उसमें डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है, नए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आज से 5-10 साल पहले नहीं थे, अब नए नहीं आ गए।
आज से 5-10 साल बाद के ऐसे बहुत सारे काम आएंगे जो नए होंगे। तो वो सारे काम जो है वो फिर कैसे करते हैं लोग, अगर मान लो नए नए फील्ड पे आ रहे, फील्ड जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे टेक्नोलॉजी तो सालों से चलता आ रही है ना, एप्पल कंपनी 1977 में बना था, तो तब से टेक्नोलॉजी है। मगर आज जाके डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल आते हैं, अब लोग डेटा साइंटिस्ट का काम करते हैं, AI/ML डेवलपर बन रहे, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो तो पहले से थे, अब नया आया है AI/ML डेवलपर, मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट करते हो लोग। तो इसमें कैसा है, मेजर कैटेगरी क्या हो गया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। इनमें से कोई एक तुम चूज करके आगे की स्टडी कर सकते हो। करियर भले से नहीं पता, मैं क्यों तुम्हें इस तरह से किस तरीके से बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ खड़े रह के 180-190 लिस्ट ऑफ करियर बता दूँ, मगर उसका वही यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें से पता नहीं तुम कितने याद रख पाओगे या उनमें से कितने समझ पाओगे। सबसे बेस्ट वे क्या है, 10th या 12th में अगर हो और इसके बाद करियर चूज करना है तो माइंडसेट चूज कर रखो कि मैं किस तरीके का काम करने वाला हूँ, और वो हिसाब से तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। और इनमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि चाहे कोई भी स्ट्रीम चूज करो, मेहनत तो करनी हो, मेहनत के बिना तो किसी भी जो मतलब स्ट्रीम में कामयाब नहीं होने वाले। और मेहनत के साथ साथ क्या करना होगा, एक लगन होती है। मतलब मैं जब कॉलेज जाता था तो मेरे मास्टर्स के कॉलेज के बाहर एक स्टैचू थी स्वामी विवेकानंद की, और उसके नीचे एक कोट लिखा हुआ, तो मैं आते जाते वो क्योंकि एकदम एंट्री पे ही था तो मैं पढ़ता था कि उस पर क्या लिखा है। उस पर ये लिखा था कि तुम कोई एक आइडिया ले लो। आइडिया मतलब क्या हो सकता है, तुम कोई करियर ले लो कि मुझे गवर्नमेंट IAS बनना है, IPS बनना है, या मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, या मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई भी एक आइडिया ले लो कि मुझे ये लाइफ में करना है। और फिर अपनी पूरी सोच, मतलब उसमें ऐसा लिखा था कि यू हैव टू कीप दैट आइडिया, स्लीप ऑन दैट आइडिया। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम सारी चीज़ें छोड़कर अपने पूरे एनर्जी को उस एक आइडिया के पीछे लगा दे। तो अगर तुमने ऐसा किया और अगले 2-3 साल तक कर दी तो फिर तुम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में सक्सेसफुल होगे, इसका गारंटी। कि उस स्ट्रीम से तुमसे कभी ऐसा होगा ही नहीं कि तुम इंजीनियर बनना चाहते थे, तुमने 4 साल मेहनत की और तुम इंजीनियर नहीं बने, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अगर एक आइडिया तुमने लिया और उस पर तुमने एफर्ट लगाए, उस पर तुमने मेहनत की, तो फिर तो वो पक्का बनना है। मतलब वो बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ये फिक्स है। जैसे मेरा ऐसा था कि मैं फिक्स किया था कि मैं लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा। पहली चीज़ मेरी ये थी कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके रहूँगा। तो 10th स्टैंडर्ड हुआ, 10th के बाद 1-2 साल काफ़ी परेशानी थी, स्ट्रीम समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। साइंस स्ट्रीम दिया था मैंने, PCM भी दिया था, ठीक है, तो स्ट्रीम समझ में नहीं आ रहा था, आगे क्या करना है नहीं पता था। बट क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं स्टडी को कंप्लीट करूँगा, धीरे धीरे अपने आप रास्ते बनते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद कंप्यूटर कैसे लेना है अपने आप पता चल रही, कंप्यूटर्स लेने के बाद MCA होता है, ये भी अपने आप पता चला। ये सब धीरे धीरे एक के बाद एक आते गए, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो कंपनीज़ में हमने काम किया, या अभी जो मैं पर्सनली जिस ऑर्गेनाइजेशन पर मैंने स्टार्ट किया, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक ही हुई है। ऐसा नहीं कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने कह दिया था कि मैं ये करने वाला हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। और तुम्हारे माइंड में भी ये सवाल होगा कि आज क्या मैं अपनी ज़िंदगी के करियर को चूज़ कर लूँगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट तुम ये तो चूज़ करोगे ना कि मुझे कुछ करना है। जैसे आज यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो कि मैं कुछ एक स्ट्रीम मुझे मिल जाए और वो मैं करूँगा। तो ये एक चीज़ अगर तुमने समझ लिया कि मुझे ये माइंडसेट है करियर चूज़ करने का और फिर मैं कोई एक स्ट्रीम चूज़ करूँगा, तो फिर तुम उसके आगे कुछ भी कर सकते। तो 1-on-1 अगर कोई स्ट्रीम का डिटेल तुम्हें समझना हो तो फिर वो हम लोग एक पर्सनल लेवल पे बैठ के उसको समझ सकते हैं। मगर एक जनरली सभी स्ट्रीम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम एक स्ट्रीम पहले सिलेक्ट करो, एक करियर सिलेक्ट करो, ये 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में तुम्हें काम करना है वो सिलेक्ट करो। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक के बाद एक तुम्हारे आगे के रास्ते खुद ही बनते जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा जो मुझे भी काफ़ी मतलब मैंने कहीं सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने वो याद रखा अपने माइंड में कि परिंदों से कह दो कि ऊंचाई का गुरूर मत कर। क्या? परिंदों से कह दो कि ऊंचाई का गुरूर मत कर, क्योंकि मेरी उड़ान पर से नहीं हौसलों से हो। थैंक यू। बहुत खूब मिनहाल सर, आपके इन शब्दों ने हमारे बच्चों को बहुत प्रेरित किया है। और इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहेंगे, मिस्टर एहसान सैयद, जो कि CEO हैं यंग अचीवर करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म के, और इन्होंने 300 से ज़्यादा सेमिनार्स डिलीवर किए हैं और 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को
गाइड किया है। ये एक ग्लोबल करियर काउंसलर हैं जिनको सर्टिफाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने। ये ना ही सिर्फ एक काउंसलर बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो आज हमें मोटिवेट करेंगे और अपना करियर सिलेक्ट करने में प्रेरित करेंगे। चलिए सुनते हैं एहसान सैयद सर को। मोज़ेस नवानान, एक्सपर्ट स्पीकर्स आरिफ भाई, नासिर भाई और यहाँ पर आए सारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया और बोलने का मौका भी दिया। मेरे पास वक्त कितना है? ऐसे ही ये स्पीकर्स मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं इसलिए पूछना पड़ता है। जहाँ पर मैं अकेला जाता हूँ तो वहाँ अकेला हीरो रहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हीरो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे किसी का वक्त, क्योंकि हम बहुत नाजुक वक्त में है, असर से मगरिब के बीच में कोई भी प्रोग्राम मुसलमानों के अंदर असर और मगरिब के बीच में आप रखेंगे तो कामयाब होता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाबी से चल रहा है कि 2 नमाज़ें का ख़तरा उसमें होता है। इसलिए खैर, जज़ाकल्लाह खैर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, और आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब्स में करियर, कॉमर्स में करियर, अल्हम्दुलिल्लाह मिनाज सर ने आईटी फील्ड के अंदर करियर, उसके अलावा दूसरे करियर्स के ऊपर भी गुफ्तगू किया। करियर्स की अगर बात ले और ऑप्शंस की और कोर्सेज की बात ले तो दुनिया में अगर अभी तक देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कमोबेश 2,500-3 हज़ार कोर्सेज वगैरह हो गए। अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या सर्टिफिकेट या वोकेशनल कोर्सेज को अगर कैलकुलेट किया जाए तो हो सकता है कि ये 10,000 तक भी पहुंच जाए। इतने कोर्सेज को अगर हम आपके सामने देना, और अभी नदीम भाई ने भी यहाँ कहा कि आप लोगों ने पेन पेंसिल भी लेकर नहीं आए, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट नो। खैर, यहाँ पर एक जो अहम गुफ्तगू चल रही है करियर के ताल्लुक से, आपके फ्यूचर के ताल्लुक से, मैं उसमें ये सब चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि करियर का सिलेक्शन क्राइटेरिया एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अगर मखसूस करियर के ऊपर बात होगी तो मैं उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं करूँगा कि इस फील्ड में करियर क्या है, इस फील्ड में करियर क्या है। बहुत ही अच्छे अंदाज में सारे स्पीकर्स ने अपनी बात को आपके सामने रखा। मैं ये चीज़ आपके सामने रखूँगा कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ करियर। करियर होता क्या है, करियर की ज़रूरत क्या है, करियर का इंपॉर्टेंस क्या है, और करियर को सिलेक्शन करने का या चूज करने का सही तरीका कैसा होना चाहिए। अगर ये हमको पता चल गया तो हम हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये होती है कि करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई कोर्स करना है। करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोर्स करना नहीं है। करियर का मतलब है आने वाली हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या फिर सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सारी जिंदगी के अंदर मैं कामयाब हो जाऊं, उसको कहते हैं सक्सेसफुल करियर। अगर एक इंसान ने बड़ी डिग्री ले लिया लेकिन वो अपनी वाइफ को संभाल नहीं पा रहा है तो मतलब समझेंगे कि उसने जिंदगी में सीखा नहीं है, उसने लर्न नहीं किया है, उसकी सोशल लाइफ बराबर नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ बराबर नहीं है, लोग उसको जानते नहीं है, लोगों में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सोसाइटी के उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम उसको मानते हैं कि वो भी सक्सेसफुल करियर नहीं है। इसीलिए अपने आप को इस तरीके से ग्रो करना और इस तरीके से सीखना, ट्रेन करना अपने आप को, ताकि आप आने वाले हर सेक्टर के अंदर कामयाब हो जाए, उसको कहते हैं सक्सेसफुल करियर। आपने अचीव कर लिया, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। और करियर सिलेक्शन के अंदर अफसोस की बात ये होती है कि हमारे जैसे लोगों ने आपके अंदर एक बात को बैठा दिया है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी। हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि बच्चों को ज़्यादा बड़ा सोचने के लिए भी लोग मुफ्त है। आज के ज़माने में ऐसे स्पीकर्स भी मैंने देख लिया। Why are you thinking so big? भाई, who is restricting you to think big? आपको किसने रोका है बड़ा सोचने के लिए? जब एक ड्रॉप आउट जो है वो हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, अगर कोई छोटा मोटा इंसान भी तो बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, तो भाई आपको कौन रोक रहा है? पहले के पहले हम इतने प्रैक्टिकल हो गए कि फला फील्ड में जाएंगे तो बहुत टफ होती है, बहुत पैसा लगता है। बहुत सारे लोगों को गलत भेजने के MBBS के लिए लाखों रुपए लगते हैं। भाई MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है। आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग की फीस वहां इतनी है, वहां उतनी है, और भाई स्कॉलरशिप के ऑप्शन से अवेलेबल है, कोई आपको स्पॉन्सर भी करता है। आप में अगर गट्स है, आप में अगर कैलिक है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जिनको अच्छे बच्चे नहीं मिल पा रहे। लेकिन फिर आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों हो जा रहे? प्रैक्टिकल होना जरूरी है, अपने हिसाब से सिलेक्ट करना बहुत सही बात है, लेकिन
इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना कि हम सारी चीज़ों को अभी इवेल्युएट कर ले। मेरे पास इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 700 रुपये नहीं थे। 2004 के अंदर फर्स्ट टाइम सीईटी इंट्रोड्यूस हुई थी इंजीनियरिंग के लिए, उससे पहले पीसीएफ में एडमिशन होता था। 700 रुपये नहीं थे। अगर 700 रुपये ना होने की वजह से मेरे वालिद ने डिसाइड कर लिए होते कि इंजीनियरिंग तुझे नहीं करना है, तो हम हज़ारों की फीस कैसे पे करेंगे। अल्लाह ने रास्ते क्रिएट कर दिया। आईटीबी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 1.25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई। सेंट्रल वर्क काउंसिल जिसके ऊपर वर्क का मसला चल रहा है वो भी स्कॉलरशिप देती थी, वहां से स्कॉलरशिप मिल गई। हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द से भी स्कॉलरशिप मिली थी 2-4 हज़ार रुपये। पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो गया। अरे भाई, आपका जो काम है वो कीजिए। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का आपका वक्त नहीं है। यही वजह है कि करियर सिलेक्शन से पहले बच्चे में खास तौर पर लड़के जो है हमारे यहाँ पर सीरियसनेस का लेवल ड्रॉप होता जा रहा है। सीरियसनेस का लेवल पढ़ाई के ताल्लुक से इतना ड्रॉप हो रहा है कि अक्सर स्कूल में मैं जाता हूँ, टीचर्स और पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, लड़कों को। सर लड़कों का ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। मुसलमानों की खास तौर पे बच्चे ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि वो थोड़ा बहुत भी एफर्ट दे, तो इसके लिए क्या किया जाए। अब उसकी वजह दरअसल ये है कि जब ये लड़के माशरे के अंदर किसी को देखते हैं ना, एक रिक्शा वाले को देखते हैं कि रिक्शा वाला सुबह में रिक्शा पे बैठ रहा है, शाम को 1500-2000 रुपये लेकर आ रहा है। 2000 मल्टीप्लाई पे 30 का कैलकुलेशन लगाते हैं, 60,000 रुपये की सैलरी होगी। जब वो फोकस को देखते हैं तो केले बेचने वाला, आम बेचने वाला, पपीता बेचने वाला, खजूर बेचने वाला, सब के सब हॉकर जो है 2,500-3,000 हज़ार 2,000 कमाई ले रहे। वो फटाक से कैलकुलेशन लगाते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो वो केले वाला इतना कमा रहा है, तो वो इतना कमा रहा है, बनियान बेचने वाला, अंडरवियर बेचने वाला ये इतना कमा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये कैलकुलेशंस वो करते रहते दिन भर और सोचते हैं कि एक आदमी जो है ये बीकॉम किया हुआ है, ये 10,000 की नौकरी के लिए हमारे पास रिज्यूम दे के जा रहा है। तो भाई 10,000 की नौकरी के लिए इतनी स्ट्रगल क्यों करना। करियर सिलेक्शन में सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं ना, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर क्या है, आपके अतराफ के लोग, आपके एनवायरमेंट के लोग कैसे हैं, उस पर आप डिसाइड करते हैं अपनी जिंदगी में बेहतर चीज आपके लिए क्या हो सकती है। अरे वही करियर के सिलेक्शन होता है। अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट, अगर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर मैं हूं, तो मैं अपने लिए क्या बेहतर चीज सोच सकता हूं, इसका नाम है करियर। उसमें मैं था लड़कों का इंटरेस्ट आज के ज़माने में क्यों नहीं है, तो उसके लिए मैं चंद एग्जांपल दिया आपको कि लड़का अपने एक्सपोजर के हिसाब से बेहतर लाइफ सर्च करता है। अब धारावी में, मुमरा में, गवंडी में, भिवंडी में, ऐसे इलाकों के अंदर बेहतर कमाई या बेहतर कितनी होनी चाहिए, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, वो ये सर्च करता है। अगर मैं मेरे घर में रह रहा हूँ जहाँ पर 7,000 किराया है, 10,000 किराया है, तो 50,000 रुपये एक आइडियल जॉब हो सकती है, 60,000 रुपये कमाना एक आइडियल चीज़ हो सकती है। वो अपने हिसाब से तलाश करता है, और जब उसको तलाश करने के बाद में ये लोग दिखते हैं जो उसको बगैर किसी काम किए हुए, बगैर किसी पढ़ाई किए हुए, वो इनकी लाइफ को ऑब्जर्व कर कर एंजॉय करता है और कहता है कि भाई इनसे बेहतर, इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगर 60,000 कोई कमा रहा है बगैर किसी एफर्ट दिए हुए, एंजॉय करते करते, तो फिर तो अच्छी चीज़ है ना। तो मैं आपको बता दूं बेटा, करियर सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो होती है ना, वो आपका एक्सपोजर। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिन लोगों को देख रहे हैं, जिन चीज़ तक पहुंचे, दुनिया को कहाँ तक आपने देखा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उस चीज़ को आपने देखा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करियर के अंदर क्या पसंद करेंगे। अगर आपने 60,000 कमाने वाले, 70,000 कमाने वाले, 80,000 कमाने वाले देखा है, तो आप इनको आइडियल बना लेंगे। लेकिन अगर आपने दुनिया को एक्सप्लोर किया है, तो आपको पता चलेगा बेटा, इसी दौर के अंदर केरला की एक 11 साल की बच्ची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐप बना रही है, और वो ऐप बाकायदा लॉन्च भी हो रहा है। और उसमें अगर हम देख ले, हमारी आंख को स्कैन कर ले, तो ये पता चल जाए कि हमारी आंख में, आंखों की बहुत सारी बीमारियों में से वो बता देगी कौन सी बीमारी हमारी आंख में। 11 साल की बच्ची को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट थे वो उसके सिलेबस में नहीं थे, ना ही सीबीएसई में, आईसीएसई में, ना ही कैम्ब्रिज में। फिर कहाँ से उसने पढ़ ली, और पढ़कर वो ऐप भी बना ली। इतनी मास्टर ने एक्सपर्टाइज हो गई।
एक 15 साल का बच्चा गुज़िश्ता कुछ सालों पहले काविश के प्रोग्राम में आया था, शाहरुख नाम का, केरला का। 15 साल का बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बना रहा है और नासा उसको लॉन्च कर रही, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। जब मैंने उससे पूछा कि आपका 10वीं में परसेंटेज क्या है, तो वो कहने लग गया सर 10वीं में तो अभी गया हो। कैसे पॉसिबल है ये? तो कोई खबरें आती है हमारे पास में क्योंकि 13 साल के बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट ने या गूगल में 63 लाख पे सैलरी में हायर कर लिया, इतना वो कोडिंग जीनियस था। भाई कहाँ से सीख लिया उसने? तो कभी कभी हम यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के छोटे मोटे काम कर कर ही कोई प्रोडक्ट बेचकर, डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर 24 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। तिलक मेहता नाम का एक लड़का आपका घाटकोपर का, वो अपने मामा के घर जाता है, बोरीवली में अपनी किताब वहां पर भूल जाता है। दूसरे दिन अपने मामा को फोन लगाता है कि किताब को कुरियर कर दो। मामा कहता है नाइब के बच्चे को कि तेरी किताब की कीमत 80 रुपए है, इससे बेहतर है कि नई किताब खरीद ले। कुरियर करूंगा 100-150 रुपए लग जाएंगे, उससे बेहतर है कि तू नई किताब खरीद ले। 2 दिन बाद कुरियर आता है। उससे डिसाइड किया क्यों ना मैं बंबई के अंदर 24 घंटे के अंदर कोई डिलीवरी करने का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं। तो पेपर्स एंड पार्सल नाम की कंपनी आप सर्च कर सकते हैं, उसने उसका फाउंडेशन रखा और 13 साल का बच्चा उसको स्टार्ट कर रहा है। उसको इनिशियली पैसा लगता है, लेकिन उसके दिमाग में आइडिया आया कि बंबई में डब्बा वालास बहुत है, उनसे कोलैबोरेशन कर लिया। फ्री में डब्बा वालास मिल गए, उनसे प्रॉफिट शेयरिंग करना शुरू कर दिया। पहले साल का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए हो गए। कोई ओयो रूम्स का लड़का आपने लोग सुना होगा, अग्रवाल, अभी वो टीवी के ऊपर भी आता है। 17-18 साल की उम्र में बीकॉम के फर्स्ट ईयर का बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे ट्रैवल में कुछ करना है, होटल इंडस्ट्री में कुछ करना है। अगर धारावी से कोई दिल्ली जाता है तो उसकी बुकिंग यहीं से हो जाए, उसको होटल्स यहीं से सब मिल जाए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए होटलों को फोन लगा रहा है और कह रहा है मैं आपके रूम्स में आऊंगा, आपके होटल को चेक करूंगा, पैसे नहीं दूंगा, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करूंगा, जितना आप कमाते हैं उतना आप कमाइए, उसके ऊपर जो कमाई होंगी उसका 10% मैं लूंगा। लोगों ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, चल गया। और लोग कहते हैं कि अभी 33,000 करोड़ की कंपनी का उसका वर्थ है। यार ये कैसे पॉसिबल है? एक दौर के अंदर 5,000 की नौकरी हमारे एरिया के अंदर किसी बच्चे को नहीं मिल पा रही ग्रेजुएट को, उसी दौर के अंदर कोई 1000 करोड़ कंपनी की, भी 500 करोड़ की कंपनी, तो कोई बड़े से बड़े ऐप, तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर लाखों रुपए के पैकेज की जॉब ले रहा है। तो फिर जॉब इन लोगों को मिल रही है, हमारे को 10,000 भी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये दौर जो है ना, स्किल का दौर है, महारतों का दौर है, कॉम्पिटेंसीज का दौर है। इस दौर में अगर आप सोचेंगे ना कि फला कोर्स कर लूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, वो कोर्स आपके मुंह पे फेंक के मार दिया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है बेशतर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। इवन IITs के भी 20% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। क्यों? रिलेवेंट स्किल नहीं रहेगी, रिलेवेंट नॉलेज नहीं रहेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी हो जाता है इस दौर के अंदर कि इस दौर की हकीकत को समझो, आप एक्सपोजर आप करो, दुनिया में देखो ना, आपके पास में पूरी दुनिया आपके फिंगर टिप्स पर है। आपके पास ChatGPT है, ग्रोक है, डीपसीक है, आपके पास में गूगल है, इंटरनेट है, फेसबुक है। आप लोगों को देखते क्यों नहीं? आप सिर्फ अपने लोगों को क्यों सर्च कर रहे हो? बेहतर से बेहतर चीज सर्च करो, उसका एल्गोरिदम आपको सर्च करना भी सिखा देगा कि आपको सर्च क्या करना है। क्या ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलो मेरे बच्चों, क्या आपने कभी दिल से किसी करियर के ताल्लुक से सर्च करने की कोशिश किया कि बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कहां पर है, इमर्जिंग कोर्सेज कौन से हैं, मार्केट में डिमांडेबल कोर्सेज कौन से हैं, ज्यादा पैसा कौन कमा रहे हैं, ज्यादा तरक्की कौन कर रहे हैं, कौन सी स्किल चल रही है, कौन सी महारत चल रही है? ये किया बेटा हमने? करना पड़ेगा। एक्सपोजर जब तक नहीं लाएंगे ना आप, तो दुनिया आपको समझेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? वरना 30 बार हमारे जैसा आप रिग्रेट करेंगे, अरे मैं तो ह्यूमैनिटीज के लिए बना था। आफ्टर डूइंग BE ME आई रियलाइज दैट कि मैं तो ह्यूमैनिटीज के लिए बना था। MSc साइकोलॉजी किया होता तो कहां से कहा होता? अरे भाई, अरे मैं तो UPSC के लिए बना था। वो रिग्रेट का मौका आप अपने आप को क्यों दे रहे? वो इज रिस्पॉन्सिबल। क्या आपको पता नहीं था? आपके पास इंटरनेट नहीं था? हो सकता है कि हमारे जमाने में इंटरनेट इतना मुश्किल था, वो यहाँ अभी नहीं है, लेकिन आपके पास तो ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं है ना। वाई यू आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ सर्च? वही इंटरनेट के ऊपर, वही मोबाइल के ऊपर जिससे आप PUBG और फ्री फायर खेल रहे हैं,
उसको आप रियलाइज नहीं करते कि आप देखते थे कि उसके कितने डाउनलोड्स है, कि डाउनलोड्स करने के बाद में उसको कमाई कितनी होती होंगी। सब पता होने के बावजूद आप बेवकूफ वाली जिंदगी गुजारेंगे तो इसका जिम्मेदार आगे जाके आप ही होने वाले हो। अरे ऐसी चीज है यार, टेक्नोलॉजी की बात अभी सर ने की है, टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर आ गया है और टेक्नोलॉजी को लर्न करने का एपेटाइट लोगों का, भूख लोगों की ऐसी बढ़ रही है कि एक कंपनी धमाल मचा रही है 2021 में आकर, 22 में आकर चैट जीपीटी ओपन एआई, और तहलका मच जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। कोई भी सवाल पूछो जवाब आपको मिल जाएगा। गूगल तो आपको लिंक देता था, वेबसाइट देता था, ये तो आपको अपना जवाब दे देगा, आपके अंदाज में जवाब दे देगा, सब बना कर दे देगा। पीडीएफ बोलो, पीपीटी बोलो, सारी चीजें बना के दे, वीडियोस बोलो। फिर क्या हो रहा है, चाइना जैसे देश में कुछ नौजवान उठते हैं और फिर कहते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि भले ही तूने बना लिया लेकिन हम भी टेक्नोलॉजी सीखेंगे। चाइना मशहूर है कॉपी करने के लिए, लेकिन इस बार चाइना ने कॉपी नहीं किया और डीप सिंह नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी से भी बेहतर एक ऐप बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जिसका नाम है DeepSeek। और वो DeepSeek ऐसा है कि जितना पैसा उसको लगा बनाने में, उसका कई गुना कम पैसा उसको लगा। इवन लोग कह रहे हैं कि $7 मिलियन और इसको तो कई $1 बिलियन लगे थे डेवलप करने के लिए। मुश्किल से 200 एम्प्लॉय भी नहीं लगे और वो 200 एम्प्लॉय ने मेहनत कर कर, टेक्नोलॉजी सीख कर, उसके अंदर गलतियां कर कर, उसको रेक्टिफाई कर कर $7 मिलियन के अंदर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी कि लोग कहते हैं कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी है चैट जीपीटी और एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी के $200 बिलियन के शेयर जो है वो एक दिन में लुढ़क गए। इतनी बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। क्या हमारा कोई बच्चा अगर DeepSeek जैसा ऐप डेवलप करता तो हमारी गरीबी तो झटके में दूर हो जाती पूरी कौम की। अगर वो $1 बिलियन का स्टार्टअप खड़ा करता तो 2% ज़कात थी हमारे लिए, 2.5% ज़कात भी इतनी करोड़ों में होती कि हमारी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन बेटा आपको दुनिया में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है, आपको एक्सपोजर ही नहीं पता दुनिया में कौन सी चीज़ों में लोग तरक्की कर रहे हैं। वो चीज़ सीखने के बारे में आप कोशिश तो करो, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। यूडेमी बोलिए, यूट्यूब बोलिए, एडेक्स बोलिए, ऐसे बेशुमार प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में कोर्सेज, 400 रुपए में कोर्सेज, 200 रुपए में कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है। हु इज रिस्ट्रिक्टिंग यू? 2 मिनट में 5 मिनट ज़्यादा मतलब तम रुके मेरा पता नहीं। नमाज से हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसलिए आपको दुनिया में देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको हेरिया सोल्यूशन में आसानी मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सर का जो है ना प्रोग्राम नमाज के बाद कैरी ऑन रहेगा और इनके बाद 10 मिनट बचे हुए हैं और नमाज़ पढ़ के कोई हजरत जाएंगे नहीं, लेडीज़ भी नमाज यही पढ़ लें वज़ू करके और उसके बाद में फिर मगरिब तक सेशन चलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो कोई भी जाएगा नहीं, वही नमाज़ पढ़ लो सकते थे।